इस बार टारगेट पर कौन है? क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई है? क्या ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियन है? या फिर ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है? क्योंकि ईरान के टॉप लीडर्स को मारने का इशारा अमेरिका और इजराइल की मीडिया रिपोर्ट दे रही है। जी हां, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, अमेरिका और इजराइल की मीडिया रिपोर्ट दे रही है। इन रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे जून में ईरान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट बनाया गया। इन खबरों के बाद ईरान रेड अलर्ट पर है। खबर यह है कि मोसाद लगातार ईरान के नेताओं, ईरान के कमांडरों और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की लोकेशन ट्रैक कर रहा था, लेकिन इन सब की ट्रैकिंग इनके बॉडीगार्ड के फोन के जरिए की जा रही थी। इनके ड्राइवरों की फोन लोकेशन इस्तेमाल की जा रही थी और इसी ट्रैकिंग के जरिए मोसाद ने इजरायली वायुसेना को टारगेट लोकेशन भेजी थी, जिसके बाद ईरान को एक के बाद एक ऐसे झटके लगे जिसमें उसकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई और पॉलिटिकल लीडर्स पर भी हमला हुआ। अब सवाल यह है कि जो होना था वो हुआ, आगे का प्लान क्या है? ईरान की लीडरशिप इस दौरान हमेशा खतरे में रही, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने बार बार पब्लिक में बीच आकर बताया कि वो इजराइल के ऐसे खतरों से डरते नहीं हैं। लेकिन यह बात सच है कि ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियन को भी इजराइल के फाइटर जेट्स ने टारगेट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यह उनकी किस्मत थी कि पेजेश्कियन बाल बाल बच गए। इसलिए सवाल यह पैदा बार बार हो रहा है कि क्या इस्राइल ने अपना प्लान, अपना मंसूबा, अपने टारगेट्स रोक दिए हैं या प्लान पर अमल जारी है और यह फेज बाय फेज आगे बढ़ रहा है? अगर अगली बार हमला हुआ तो ईरान पलटवार करेगा, यह मिसाइल गारंटी दे रही है। जी हां, ईरान पलटवार करेगा। जुलाई में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने खुद दावा किया था कि इजराइल ने युद्ध के दौरान उनकी हत्या की कोशिश की थी। जब वो युद्ध के दौरान एक बैठक कर रहे थे, उसी दौरान इजराइल ने बमबारी के जरिए उनकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन इजराइल अपने मिशन में नाकाम रहा। क्या कहा था मसूद पेजेश्कियन ने, राष्ट्रपति ईरान ने? उन्होंने कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर वो हमला करेंगे तो हम पूरी ताकत से उनका सामना करेंगे। हम लड़ना नहीं चाहते, यह बात हमने शुरू से कही है, लेकिन हम युद्ध से डरते नहीं हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि तेल अवीव में ईरान के मिसाइल हमले जब हुए, तो अगर ईरान पर हमला हुआ तो तेल अवीव से लेकर हाइफा तक जलेगा। यह कहा जा रहा है कि तेल अवीव से लेकर हाइफा तक जलेगा, इसकी गारंटी है। इजराइल को भी मालूम है कि ईरान के मिसाइल पावर यह ताकत रखती है और वो उसे 12 दिनों के युद्ध के दौरान बार बार आजमा भी चुके हैं। जब ईरान ने जून में हुई जंग 500 से 600 मिसाइल इजराइल की तरफ दागी थी। इसलिए बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों ईरान और इजराइल के युद्ध का फिर से खतरा मंडराने लगा है? यह बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका और इजराइल की रिपोर्ट मोसाद के अगले ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रही है, जिसे नेतन्याहू के ऑर्डर पर बहुत जल्दी अंजाम दिया जा सकता है? यह एक सवाल है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन जो आशंका जता रहे हैं, उससे सवाल यह उठता है कि क्या ईरान में अब ऐसे धमाके फिर हो सकते हैं? क्या ईरान में एक बार फिर टारगेटेड अटैक्स हो सकते हैं? लेकिन ईरान ने भी एक बार नहीं, कई बार यह एहसास करा दिया है कि ईरान इस बार ज्यादा लंबा युद्ध करने के लिए तैयार है। हजारों में उसने अपने मिसाइल गिनाए हैं और कई बार ईरान के अफसरान ने यह भी कहा है कि जो मिसाइल हमने पिछले युद्ध में जो 12-13 दिन तक चले थे उसमें इस्तेमाल किए हैं, वो तो महज एक बानगी थी। क्या ईरान में युद्ध पार्ट 2 के लिए नेतन्याहू को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कुछ और आइडिया देने जा रही है और उसे बहुत जल्दी अंजाम भी दे सकती है? इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम भी इसकी निशानदेही करता है। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए हैं। लेकिन सितंबर महीने को लेकर नेतन्याहू की जो तैयारी है, वो एक लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। फरवरी में अमेरिका ने इजराइल को ऐसे 10,000 बम सप्लाई किए और फिर जुलाई में भी ऐसे 7,000 और बम पहुंचा दिए गए। रिपोर्ट इस तरह की तरफ इशारा कर रही है, यानी गजा और बेरूत के बाद ईरान पर भी मेड इन अमेरिका वाला बारूद फिर से बरसने की तैयारी हो चुकी है। रिपोर्ट से यही एहसास हो रहा है। फिलहाल इजराइल की एयरफोर्स
फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इस्राएल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है और यह बात साबित करती है इस्राएल की युद्ध वाली तैयारी पूरी है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने एक दो नहीं बल्कि 7 फ्रंट है। इस्राएल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इस्राएल के 22 बंधक अब भी हमास के कब्जे में है और हमास की लगातार कोशिश यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस्राएली फौजियों को बंधक बनाए, जो हालिया दिनों उसने एक बार करके भी दिखाया है। 4 इस्राएली फौजी अभी लापता है। समझा यह जा रहा है कि वो हमास ने बंधक बना लिए हैं, उनके अल कुद्स ब्रिगेड ने बंधक बना लिए हैं। इस्राएल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है और अब ईरान में मोसाद के नए ऑपरेशन का खतरा भी मंडराने लगा है। तेहरान में यह धमाका देखिए, तेहरान में जो धमाके हुए उसमें कई बातें सामने आती थी। रेड लाइट पर खड़ी कारों के उड़ते हुए चिथड़े, इस धमाके ने माचिस के डिबिया की तरह सब कुछ तहस तहस कर दिया। 13 जून को शुरू हुए युद्ध की शुरुआत इस्राएल ने ऐसे ही हमलों से की थी। इस धमाके को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह तेहरान पर हमले का वीडियो है। अब इस्राएल की ख्वाहिश बता रही है कि वो इस धमाके से 10 गुना ताकत वाला ब्लास्ट करना चाहता है। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हनिया की मर्डर और लेबनान में पेजर अटैक के बाद खामनेई को एहसास हो गया था कि ऐसा हमला ईरान में भी हो सकता है। इसलिए मोसाद की ट्रैकिंग से बचने के लिए ईरान में बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया। बड़े बड़े लीडर चाहे खुद मोबाइल और बाकी कम्युनिकेशन उपकरणों से दूर तो रहे, लेकिन मोसाद बहुत चालाक निकला। इस्राएल की इस खुफिया एजेंसी ने ईरान की लीडरशिप को खत्म करने के लिए तमाम हाई प्रोफाइल लोगों के साथ चलने वाले या फिर उनके करीब रहने वाले बॉडीगार्ड और ड्राइवर या फिर अधिकारियों तक को मोसाद ट्रैक करता रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स से छपी खबर में बताया गया है कि मोसाद लगातार ईरान के नेताओं, ईरान के कमांडरों और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की लोकेशन ट्रैक कर रहा था, लेकिन इन सब की ट्रैकिंग इनके बॉडीगार्ड के फोन के जरिए की जा रही थी। इनके ड्राइवरों की फोन लोकेशन इस्तेमाल की जा रही थी और इसी ट्रैकिंग के जरिए मोसाद ने इजरायली वायुसेना को टारगेट लोकेशन भेजी, जिसके बाद ईरान को एक के बाद एक ऐसे झटके लगे जिसमें उसकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई थी, ऐसा समझा जा रहा था। और पॉलिटिकल लीडरशिप पर भी हमले हुए थे। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों में ईरान के करीब 1100 लोगों की जानें गई। इनमें उसके कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक भी शामिल थे। यमन पर हमला हुआ। यह हमला बता रहा है कि इजराइल के तेवर खतरनाक है। इस हमले में यमन के प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं को मार डाला गया। इजराइल ने यमन पर इस बड़े हमले के बाद बताने की कोशिश की है कि उसके टारगेट पर अब ईरान है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस्राइल और ईरान का युद्ध फिर से शुरू होने वाला है? अगर युद्ध शुरू होने वाला है तो टारगेट पे कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस धमाके में इस्राएल ने अपनी नई फायर पावर दिखा दी है। यमन ने इस्राएल का अब ऐसा हमला नहीं देखा था अब तक। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ईरान की तैयारी कैसी है? हमला यमन पर हुआ, लेकिन पैगाम मैसेज इस्राएल ने ईरान को दिया। नेतन्याहू ने बता दिया है कि न यमन सुरक्षित है, न ईरान अपने को महफूज समझे। इस धमाके में इस्राएल का ऑपरेशन तेहरान पार्ट 2 साफ साफ नजर आ रहा है। नेतन्याहू बताना चाहते हैं कि हाल वो यमन का कर रहे हैं, जो कयामत वो यमन पर बसा रहे हैं, वही अंजाम फिर से ईरान का भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान क्या कर रहा है? क्या ईरान ख्वाब गफलत में है? क्या ईरान गफलत की नींद सो रहा है? क्या ईरान कॉम्प्लेसेंसी का शिकार है? क्या ईरान कॉम्प्लेसेंसी का शिकार है? बिल्कुल नहीं। ईरान कॉम्प्लेसेंसी का शिकार नहीं है। ईरान ख्वाब गफलत में सो नहीं रहा है। ईरान ने ऐसी तैयारी कर ली है जो उसके बड़े बड़े कमांडर बीच बताते रहे हैं। ईरान की तैयारी ऐसी है कि अब वो इस्राएल के साथ लंबे युद्ध के लिए तैयार है। न सिर्फ इस्राएल के साथ, बल्कि इस्राएल यूएस वॉर। इस्राएल यूएस वॉर का मतलब समझिए। इसका इस्राएल यूएस वॉर का मतलब क्या है? बल्कि कहा तो यह जा रहा है कि अगर ईरान ने दोबारा हमला किया, यानी अगर ईरान पर किसी तरह से कोई छेड़छाड़ हुई और ईरान दोबारा हमले पर आया, तो ईरान की ताकत ऐसी है कि शायद, मैं कह रहा हूं शायद, इस्राएल सफ़े हस्ती से मिट जाए।